रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूब कर निकलना भी जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नया संसद भवन एवं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और विश्व के सभी देशों के संसदों के नामों के बारे में। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर साम्राज्य किया या शासन किया। जब ब्रिटिशर्स भारत पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने भारत के बंगाल के अंदर कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन जब बंगाल में ब्रिटिशर्स का विरोध लगातार बढ़ता गया तो 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और किंग जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा भारत आए तो उन्होंने घोषणा की कि कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। और 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनी? राजधानी बनी। जब यह बात की गई कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाती है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत 1911 से हुई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में 3.2 किलोमीटर लंबा एरिया है, इसी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप्ड करने का जिम्मा या इस प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को सौंपा। वो उस वक्त के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। इस प्रोजेक्ट में वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सांस एलिजे से प्रेरणा ली गई। जो यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, इसके लिए प्रेरणा स्रोत किसको बनाया गया? वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सांस एलिजे को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन 1931 में हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत गवर्नर हाउस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इंडिया गेट और काउंसिल हाउस, जिसे अब संसद कहा जाता है, इनका निर्माण किया गया। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत में संसद भवन बनाया गया। यह जो इमेज हम देख रहे हैं, ये भारत के पुराने संसद भवन की है और इसके आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। इस संसद भवन का फाउंडेशन स्टोन 12 फरवरी 12 फरवरी 1921 को इंग्लैंड के राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखा। इसका जो नींव का पत्थर था वह 12 फरवरी 1921 को इंग्लैंड के राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखा। यह बिल्डिंग बनने में 6 वर्ष का समय लगा और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और यही हमारा पुराना संसद भवन है। इसके स्थान पर अब हमने एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया है, जो हमारा नया संसद भवन होगा। यदि बात की जाए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो अगला स्मारक था, उसका नाम था इंडिया गेट। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट का निर्माण 10 फरवरी 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट का निर्माण शुरू हुआ और यह निर्माण 12 फरवरी 1931 को पूरा हुआ। इंडिया गेट इंडिया गेट इंडिया गेट के ऊपर 1914 से लेकर 1921 तक शहीद हुए भारतीयों के नाम लिखे हुए हैं। इंडिया गेट के सामने आप लोगों ने एक ज्योति जलती हुई देखी होगी, जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है। यह ज्योति जब भारत ने 1971 के युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, उसके बाद अगले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1952 को 26 जनवरी 1972 को 26 जनवरी 1972 को पहली बार इंडिया गेट के सामने जलाई गई। लेकिन वर्तमान में इस ज्योति को यहाँ से ले जाकर
दिल्ली में बनाए गए वॉर मेमोरियल में जलने वाली ज्योति के साथ मर्ज कर दिया गया है, उसी में के साथ प्रज्वलित कर दिया गया है। दिल्ली में भारत का एक और बड़ा महत्वपूर्ण स्मारक है जिसको वॉर मेमोरियल कहते हैं। वॉर मेमोरियल, जो वॉर मेमोरियल है, इसमें भारत के अंदर शहीद हुए सभी सैनिकों की याद में बनाया गया है। इस मेमोरियल में शहीद हुए सभी सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। इस मेमोरियल का उद्घाटन 25 फरवरी 25 फरवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ प्रज्वलित करने की घोषणा 21 जनवरी 21 जनवरी 2022 को की गई। जो अमर जवान ज्योति जो पहली बार 26 जनवरी 1972 को जलाई गई थी, उसे अब वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित ज्योति के साथ ही जलाया जाता है। अगले भवन की बात करते हैं जिसे गवर्नर हाउस भी कहा जाता था। गवर्नर हाउस ही कहा जाता था। फिर जब हम रिपब्लिक हुए तो इसको भारत का राष्ट्रपति के आवास के रूप में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना गया। भारत का प्रेसिडेंट हाउस। यदि बात की जाए भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 1912 से लेकर 1931 के बीच किया गया और इसके भी वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। जो राष्ट्रपति भवन है उसके पीछे एक गार्डन है जिसका नाम मुगल गार्डन है, जिसका नाम मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन का निर्माण मुगल गार्डन का निर्माण 1917 में शुरू हुआ। यह गार्डन 1928 में बनकर तैयार हो गया। वर्तमान सरकार ने इस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। वर्तमान में इस गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। और यह नाम कब बदला गया? इसको रीनेम किया गया 28 जनवरी 2023 को। अब मुगल गार्डन बना अमृत गार्डन। जैसे राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ। 8 सितंबर 2022 को 8 सितंबर 2022 को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। यही वह राजपथ है जिसका नाम 8 सितंबर 2022 को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। ये 1965 तक 1965 में जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वह कुछ इस तरीके से डेवलप्ड हो गया। यह सामने जो इमारत है ये राष्ट्रपति भवन है और ये क्या है? इंडिया गेट है। अब दोबारा से इसी सेंट्रल विस्टा को डेवलप्ड करने की बात कही गई और इसको डेवलप्ड करने की जिम्मेवारी या रीडेवलप्ड करने की जिम्मेवारी भारत के मशहूर आर्किटेक्चर विमल पटेल को सौंपी गई। विमल पटेल ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया। इसमें इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए जाने थे। 6 इमारतों को छोड़कर उसमें कोई नहीं बदलाव किया जाएगा। हैदराबाद हाउस, वायु भवन, रेलवे भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और वार मेमोरियल, इनको छोड़ के सभी में क्या किया जाएगा? बदलाव किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 11 इमारतों को गिराया जाएगा। कृषि भवन, शास्त्री भवन, रक्षा भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जामनगर हाउस, उपराष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, नेशनल म्यूजियम, जवाहर भवन और 4 इमारतों को नए सिरे से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन और सेंट्रल सेक्रेटरीट। और इस प्रोजेक्ट की नींव, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव 10 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। इसके तहत हमने पुराने संसद भवन के साथ ही एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया और यह निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। जो हमारा पुराना संसद भवन है उसी के साथ नए संसद भवन का निर्माण किया गया। जो नए संसद भवन की बिल्डिंग है वह पुराने संसद भवन की बिल्डिंग से 4000 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। नए संसद भवन की बिल्डिंग का एरिया 20,866 वर्ग किलोमीटर है
जबकि पुराने संसद भवन की बिल्डिंग का एरिया 16,844 वर्ग किलोमीटर था। इसमें लोकसभा के अंदर 888 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा के अंदर 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और सेंट्रल हॉल में या संयुक्त अधिवेशन के लिए 1224 1224 नहीं, ये 1272 करना भाई, 1272, गलत मिसप्रिंट हो गया है, 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए, 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रखा था। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमारा नया राष्ट्रपति हाउस बना रहा है, नया संसद भवन बन रहा है। राष्ट्रपति हाउस नहीं भाई, संसद भवन बन रहा है। जो नया संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन की छत के ऊपर अशोक स्तंभ भी भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। इसका अनावरण 11 जुलाई 2023 की सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस प्रतीक का वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर इसे कास्ट किया गया। प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाली स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। जो सपना हमने 10 दिसंबर 2020 को देखा था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए, उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई वर्ष 2023 को किया। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया। अब हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। यह नए संसद भवन की ओपनिंग की क्या है तस्वीरें। जब नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उसी के साथ आपसे एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बनता है सेंगोल। नए संसद भवन में भी रखा गया सेंगोल। ये सेंगोल है। सेंगोल होता क्या है? पवित्र सेंगोल। यह भारतीय प्रतीक यह एक भारतीय प्रतीक है जो सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाता है। 14 अगस्त 1947 की संध्या को नई दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को प्रतीकात्मक हस्तांतरण संपन्न हुआ था। इसका माध्यम बना नीति परायणता का प्रतीक, यानी कि सुनहरा संगुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पवित्र करके सौंपा गया, जिसका दायित्व तमिलनाडु के 5 सदियों से कार्यरत गैर ब्राह्मण धार्मिक व्यवस्था के मठ थिरुवावडुथुरई अधिनियम ने निभाया था। सेंगोल सेंगोल तमिल में इसे संगोल कहा जाता है। इसका अर्थ है संपदा, संपन्न और ऐतिहासिक। संगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शंख। सनातन धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिरों और घरों में आरती के दौरान शंख का इस्तेमाल भी किया जाता है। कहाँ रखा है संगोल? बता दें कि संगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया, अब नए संसद भवन में लाया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि संगोल वही है जो स्वतंत्रता के समय पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 को 10:45 10:45 पर तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से संगोल को स्वीकार किया गया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किया जाता है। अब जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विभिन्न देशों के संसदों के बारे में। हमारे देश का जो नया संसद भवन बना है, उसका आकार किसके आकार का है? ट्रायंगुलर शेप का है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विभिन्न देशों के संसदों के नाम। सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के संसद का नाम। कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। फिर बात करते हैं अमेरिकी पार्लियामेंट का नाम। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। भारत के अंदर 28 दिसंबर
1985 को एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस शब्द दादा भाई नारोजी ने दिया था और यह शब्द हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका से ही लिया था। मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका का एक और कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको के संसद को जनरल कांग्रेस कहा जाता है। वहीं पर साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राजील। ब्राजील के संसद को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। यदि बात की जाए रूस, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। जो रूस है, रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। डेनमार्क के संसद को फोल्कटिंग कहा जाता है। नॉर्वे के संसद को, जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी ओस्लो है, जहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, स्टोर्टिंग कहा जाता है। स्वीडन के संसद को रिस्क डेक कहा जाता है। पोलैंड के संसद को सोजिम कहा जाता है। तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। तुर्की को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। और ग्रीनलैंड के संसद को लैंड स्ट्रॉयड कहा जाता है। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखकर ही क्या किया था? अडॉप्ट किया था। आयरलैंड के संसद को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। स्पेन, जिसकी कैपिटल मैड्रिड है, उसके संसद को कोर्ट्स कहा जाता है। जर्मनी के संसद को बुंडे स्टाडे कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। मिस्र, इजिप्ट के संसद को पीपल्स असेंबली कहा जाता है। ईरान के संसद को मंजलिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। मालदीव के संसद को मंजलिस कहा जाता है। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और भारत में संसद को पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। जबकि चीन के संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। भूटान के संसद को ट्योंगड़ू कहा जाता है, ट्योंगड़ू। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। मलेशिया के संसद को दीवान निगेरा कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये थे विभिन्न देशों के संसदों के नाम। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको आपका कोई भी सुझाव हमारे यूट्यूब चैनल के लिए है तो कमेंट सेक्शन में उसको भी लिखकर भेजें। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।